हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम। तो कॉपी पेन उठा करके नोट्स बनाना शुरू करें। आज हम लोग फिजिक्स क्लास में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोग पढ़ेंगे, अगर कोई द्विरेखीय धारावाही चालक है तो उसके समीप कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वो जो द्विरेखीय जो चालक है यानी सीधा चालक तार है वो एक फाइनाइट लेंथ का है, परिमित लंबाई का है। तो परिमित लंबाई के कारण यानी फाइनाइट लेंथ के कारण कोई द्विरेखीय अगर चालक तार है तो उसके समीप कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए और नोट्स बनाना शुरू करें। परिमित लंबाई के द्विरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो अभी हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं फाइनाइट लेंथ के लिए, यानी एक निश्चित लंबाई का कोई चालक तार है। और अगर हम अनंत लंबाई के कारण निकालना चाहें तो हम इसी के आगे कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो उसमें अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग फाइनाइट लेंथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना ही है, उसके बाद इनफाइनाइट के कारण भी निकालेंगे। और उसके बाद फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न, उनको भी हम वीडियो के अंत में करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेट वायर के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं कि एक सीधा तार है, इस सीधे तार का नाम भी लेते हैं XY, भाषा भी लिखवा देंगे। पहले आप समझ लीजिए कि इसको कैसे हम लिखेंगे। ठीक है ना, क्या क्या लिखना है, कैसे चित्र बनाना है, तो पहले उसको समझ ले, उसके बाद उसकी भाषा को भी लिखेंगे ताकि नोट्स आपके बढ़िया से बन जाएं। तो ये मान लेते हैं एक स्ट्रेट वायर है जिसमें धारा I प्रवाहित होती है और इसके समीप कोई बिंदु P हम मान लेते हैं। यहां पर ये कोई बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये टोटल लेंथ जितनी भी है उससे हमको मतलब नहीं है, पहले कोई निश्चित लंबाई का है, अनंत लंबाई का तार नहीं है। ये ध्यान रखना है, ये अनंत लंबाई का नहीं है, इसकी कोई लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, तब इसको फाइनाइट लेंथ के कारण निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है पहले उससे तो हम इस तार पर एक लंब डाल देते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं लंब का PQ। ठीक है, और इसकी लंबाई को मान लेते हैं R। ये इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया हमारा कि एक तार है, उससे R दूरी पर एक बिंदु P है और दूरी कैसी है, लंबवत है। ये शर्त है, पॉइंट दिमाग में रखना है, ये दूरी कैसी है, लंबवत है, तिरछी वाली दूरी नहीं चलेगी। अभी उसको और एक्सप्लेन करेंगे हम। तो ये लंबवत दूरी हो गई R, उस बिंदु P से इस X को जरा मिला देंगे, ये आपको डिजाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये रेखारेखा वाला काम है, इसको बिंदु P से मिलाइए और इस नीचे वाले सिरे को भी मिला देंगे। अब हम जब भी किसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो बायो-सेवर्ट का नियम, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी चालक तार है उसके कारण, चालक तार सीधा ले लो चाहे टेढ़ा ले लो, उससे मतलब नहीं है, जैसे मान लो तो सीधा तार ले लो। अब कहा जाए इस तार के कारण बताओ यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इसकी दूरी है R। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट का नियम ये कहता है कि अगर तार में धारा I प्रवाहित होती है और इसकी दूरी अगर R है, ये कोण अगर थीटा है और उसमें इसके छोटे से भाग के कारण, देखिए बायो-सेवर्ट का नियम ध्यान रखना, बायो-सेवर्ट का नियम किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बताता है। बायो-सेवर्ट का नियम बताता है धारावाही चालक के एक छोटे से भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान।
तो इस पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ नहीं बता रहा है, ये बता रहा है एक छोटा सा भाग लिया गया जिसकी लंबाई है डेल्टा एल, या उसको डीएल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डीएल या डेल्टा एल एक ही मतलब है, एक सूक्ष्म भाग है, पूरी लंबाई अगर एल मान लें तो उसका छोटा सा भाग हमने ले लिया डेल्टा एल, ठीक है। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा, छोटा सा भाग है, तो क्या मान निकला था, μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये था। अब जरा देखो यही नियम यहां पर भी लागू करना है। अब पूरे तार के कारण निकालना है तो बायो सेवर्ट के कहते हैं कि पूरे तार के कारण हम नहीं निकालेंगे, हम केवल बता पाते हैं इस छोटे से भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब अगर छोटे से भाग के कारण निकालने के लिए हम लोग इस पूरे तार को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हर भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे बिंदु P पर, और फिर उसका फिर हम सबको जोड़ देंगे तो कुल मान निकल आएगा। और जोड़ने के लिए यहाँ पर हम लोग समाकलन का यूज करते हैं कि एक भाग के कारण निकालते हैं और उसके बाद उसका समाकलन कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि कहां से कहां तक की लंबाई हमको लेनी है, ठीक है ना। तो इसमें हमको बायो सेवर्ट का नियम ही यूज करना है। तो बायो सेवर्ट का नियम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप इसके पहले वाला वीडियो देख लें। बस आपको ध्यान ये रखना है बायो सेवर्ट का नियम एक किसी चालक के कारण नहीं होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान, वो एक छोटे से भाग के कारण होता है। तो अगर हमको इस चालक का निकालना है तो हमको इस चालक का एक छोटा सा भाग लेना पड़ेगा। ये मान लेते हैं छोटा सा भाग ले लिया C और D, ठीक है, जिसकी लंबाई को भी हम लोग मान लेते हैं, हम लोग यहां पर लंबाई मान लेते हैं DL है, ये छोटे से भाग की लंबाई है DL, जिसकी इस बिंदु P से जो दूरी है ये दूरी है R, दूरी R नहीं, इसको मानते हैं हम लोग X, R को मान चुके हैं, इसकी दूरी को X मान लेते हैं। और इस छोटे से भाग के कारण जो बिंदु P पर जो कोण बनता है, एक लाइन पे खींच लिए है, एक लाइन अगर हम ये खींच लें तो यहां पर जो कोण बनता है वो कोण हम मान लेते हैं D फाई, और ये जो लंबवत जो रेखा खींची थी PQ, इससे जो ये वाला जो कोण है उसको मान लेते हैं फाई। समझ में आ रहा है? ये सब हम मान करके लिखेंगे तो ये कोण यहां से यहां तक का कोण फाई है, और यहां से यहां तक का कोण है डी फाई, और पूरा ये जो यहां से यहां तक का जो कोण होता है इसको हम मानते हैं फाई 1। क्या मानते हैं? फाई 1। और यहां से यहां तक का जो कोण होता है उसको मानते हैं फाई 2। तो अब जरा देखो, हम इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए जो बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे, तो इस छोटे से भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमको उसकी दूरी चाहिए उस बिंदु P की, और उस जो सूक्ष्म अवयव है जिसको हम लोग कहते हैं अल्पांश, उसके और इस बिंदु P की मिलाने वाली रेखा जो है उसके बीच जो कोण बनता है वो पता होना चाहिए। तो ये कोण मान लेते हैं थीटा है। अब चूंकि ये बहुत छोटी लंबाई हमने ली है, तो अगर थीटा मान रखा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। ये मान लेते हैं लगभग बराबर भाई, चूंकि ये लंबाई हमें बहुत छोटी ली जाती है DL। अब DL जब बहुत छोटी लंबाई लेंगे तो ये कोण और ये कोण दोनों लगभग बराबर होंगे। तो अगर एक को थीटा मान लो, दूसरा अपने आप थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग यही लिख लेते हैं। तो पहले इसकी भाषा हम लोग लिख लें, उसके बाद फिर हम इसके आगे करते हैं डेरिवेशन। तो भाषा कैसे लिखेंगे जिससे आप लोग एग्जाम में लिखने में कोई समस्या ना आए। तो पहले भाषा लिख लेते हैं। तो इसकी भाषा हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि माना एक परिमित लंबाई का एक द्विज रेखीय धारावाही चालक तार XY है, जिसमें धारा I प्रवाहित होती है। इस चालक के समीप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से तार पर एक लंब PQ खींचते हैं, माना PQ बराबर R, तथा चालक तार का एक सूक्ष्म अवयव CD लेते हैं।
सूक्ष्म अवयव CD यहाँ पर लिया गया है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है बिंदु P पर। बायो सेवर्ट का नियम सूक्ष्म अवयव के लिए ही लागू होता है, जिसकी लंबाई को हमने मान लिया DL है और उसकी बिंदु P से दूरी है x, ये दूरी x मान ली, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी भाषा। अब कुछ कोण जो चित्र में दिख रहे हैं उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि माना कोण DCP, ये हमने बताया कि ये बहुत छोटा होने के कारण ये जो अवयव हमने बहुत छोटा लिया है CD, तो ये दोनों कोण लगभग बराबर होंगे, तो वो हमने लगभग बराबर मान लिए हैं कि कोण DCP यानी DCP ये वाला कोण और QDP ये वाला कोण ये थीटा है, और इस अवयव द्वारा जो बना कोण है बिंदु P पर यानी CPD, ये जो है वो D फाई है। क्योंकि बहुत छोटा अवयव है तो ये कोण भी बहुत छोटा बनाएगा बिंदु P पर, तो उसको D फाई मान लिया। और ये जो कोण DPQ है, DPQ ये जो लंबवर्धन नहीं कहेंगे इसको, जो लंब जो रेखा खींची गई है उस लंब रेखा द्वारा इस DP पर आंतरिक जो कोण है वो है फाई, ये मान लिया गया है। और इस लंब वाली रेखा से ये वाली जो रेखा है PX और PY, ये जो कोण बनाते हैं वो फाई 1 और फाई 2 है। उसका फाई 1 फाई 2 इसलिए हम माना है कि लिमिट हम लोग रखेंगे। देखो हम इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे इस अवयव के कारण, तो वो अवयव का निकालेंगे तो वहां पर फाई आएगा, ठीक है। अभी हम जब डेरिवेशन करेंगे तो वहां फाई दिखेगा एक्सप्रेशन में, तो उसको हम इंटीग्रेशन जब कराएंगे तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पर है, अब उसको हमको यहाँ तक ले जाना, भाई ये तो इतने छोटे से भाग कारण आ गया, अब वो पूरा निकालना है तो उसको हम पूरी लिमिट यहाँ तक ले जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक फाई का मान, जो फाई हमने ये लिया है, फाई इतना कोण है यहाँ से यहाँ तक, फाई को अगर हम यहाँ से यहाँ तक वेरी कराएंगे तो क्या बन जाएगा फाई 1, और अगर फाई को अगर हम यहाँ से नीचे तरफ ले जाएं तो फाई 2, यानी लिमिट हम माइनस फाई 2 से फाई 1 लगा करके पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे। भाई जैसे यहाँ पर है, इसको पूरा अगर कवर करना है तो क्या करें, हम यहाँ से इसको घुमाएं ऐसे, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा फाई 1, और उसको नीचे ले जाएं तो फाई 2, तो पूरा तार हमारा कवर हो जाएगा कि पूरे तार का कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो लिमिट हम नीचे जा रहे हैं तो माइनस लगा दें, इस लंब वाली रेखा से नीचे जाएंगे तो माइनस, चाहे प्लस ले लो, एक तरफ आपको प्लस एक तरफ माइनस लेना है, चाहे इसको माइनस मान लो तो इसको प्लस मानो, इसको अगर माइनस मानो तो इसको प्लस, इसको माइनस मानो तो इसको प्लस, मतलब कोई एक को प्लस माइनस मानना है। क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो माइनस, वो लिमिट लगा करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे। बात समझ में आ गई। तो जैसा चित्र बना है उसी की हमने इसकी भाषा लिख दी है, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको ध्यान से समझना है। अब हम जो है इस सूक्ष्म अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, और कौन से नियम का यूज करेंगे, बायो सेवर्ट का। तो इसकी भाषा लिखिए, बायो सेवर्ट के नियम से चालक तार के सूक्ष्म अवयव DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर, चूंकि सूक्ष्म अवयव के कारण निकाला, चुंबकीय क्षेत्र भी सूक्ष्म होगा तो dB लिख देते हैं। और बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा। थीटा बताओ किसके बीच का कोण होता है, इस सूक्ष्म अवयव और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, तो सूक्ष्म अवयव और बिंदु P को मिलाने रेखा, तो अब बीच का कोण कितना है, ये वाला कोण को लगभग बराबर मान लिए हमने,
तो चाहे ये वाला कोण ले लो चाहे ये वाला कोण ले लो, तो इसको मिलान रेखा क्या हो जाएगी, मिलान वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा। मिलान रेखा तो हमारी होगी, चाहे इसको भी मान सकते हैं हम लोग, डीपी को भी और सीपी को भी, दोनों के बीच का कोण जो है डीएल के साथ में थीटा है, इसलिए हम ये थीटा का कोण ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन है, जो कि बायो-सेवर्ट का नियम ने बताया था, उसमें तो क्या लिखा था देख लो एक मिनट जरा। बायो-सेवर्ट के नियम में ये बिंदु P यहां लिया गया था, ये सूक्ष्म पार्ट था, ये R था, कोण ये वाला लिया गया था। ठीक है ना। ये क्या था, धारा की दिशा में था, ये लंबाई dl थी या डेल्टा l ले सकते हैं। तो ये जो धारा की दिशा से कोण अगर ले रहे हैं तो धारा दिशा से भी कोण ले सकते हैं, जो धारा ऊपर तरफ बह रही है, तो ये अगर कोण लेंगे, धारा की दिशा से अगर कोण लेते हैं बिंदु P की मिलाने वाली रेखा के साथ में, तो 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 180 माइनस थीटा हो सकता है, तो 180 माइनस थीटा साइन के साथ में आएगा, वो साइन थीटा के बराबर ही होता है, इसलिए इसमें फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको आई डी एल साइन थीटा ही लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। धारा की दिशा से कोण लें और चाहे धारा की विपरीत दिशा से कोण लें, उसमें चेंज इसलिए नहीं आएगी, साइन होने की वजह से। साइन थीटा या साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, और अपान होता है इस डीएल की दूरी बिंदु P से कितनी है, x स्क्वायर है। इसको समीकरण पर डाल लेंगे 1। ये बात समझ में आ गई है, समझ में आ गई कुछ कहानी आपको। उसके बाद इसमें हमको काम ये करना है कि अब हम डीएल साइन थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे और x की वैल्यू भी निकालेंगे। तो पहले जरा हम बात करते हैं इस त्रिभुज में, ध्यान दो, छोटे वाले त्रिभुज में। छोटे वाले त्रिभुज में ये त्रिभुज कैसे बना है, हमने इस D से E पर एक D से इस CP पर एक लंब डाल दिया है DP। तो ये जो त्रिभुज बना था C और DP, ये दो भागों में बट गया, तो एक छोटा वाला भाग पहले लेते हैं। तो त्रिभुज DCE, ये दिख रहा है चित्र में, DCE, इसमें लगाओ जरा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है इसमें DE, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा DE और कर्ण हो जाएगा CD, हो जाएगा ये। तो यहां से DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CD साइन थीटा, और CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू कितनी है, DL, तो DL साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। इसको समीकरण डाल लेंगे 2 नंबर। ठीक है, अब जरा इसका जो दूसरा जो त्रिभुज है, उसमें त्रिभुज DP से, अब इसमें भी हम लोग चाहे तो साइन थीटा लगा सकते हैं, साइन थीटा, तो इसमें लगाया साइन D फाई, ये वाला है कोण, देखो इस वाले कोण को ध्यान देना है। तो साइन थीटा वाला इसमें भी लंब बटेगा, तो लंब इसमें कितना हो जाएगा, DE, और कर्ण हो जाएगा x, हो जाएगा इतना, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं कि नहीं, इसको आप लिखना जाएगा dx नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, dp। तो DE कितना हो जाएगा, DE हो जाएगा dp साइन d फाई, या DE इज इक्वल टू dp का मान कितना है, x, तो x साइन d फाई। अब देखो यहां पर फिर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि d फाई का मान बहुत छोटा है, होगा कि नहीं, बहुत छोटा होगा भाई। देखो ये जो लंबाई ली हमने इस छोटे से भाग, चालकता का छोटा सा भाग लिया, ये बहुत छोटा है, तो ये बहुत छोटा है, तो d फाई बहुत छोटा होगा। अगर इतना छोटा ले लेंगे तो कोण तो d फाई और छोटा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि ये अगर बहुत छोटा है तो d फाई बहुत छोटा होगा। अगर d फाई अगर बहुत छोटा है तो साइन d फाई
को हम लोग केवल d5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, इसलिए d इक्वल टू हो जाएगा x d5। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे करते हैं। समझ गया कि नहीं? इसमें हमको केवल ये तो बायो सेवर्ट का नियम लिख लिया हमने, बायो सेवर्ट का नियम लिख लिया, आइडियल साइन थीटा अपान एक्स स्क्वायर, थीटा किसके डीएल और डीपी के बीच का कोण है, उसको हम सीडी के इक्वल, सीडी के जो कोण बना हुआ उसके नीचे वाला कोण भी ले सकते हैं। इनमें कहा ये लगभग बराबर होंगे दोनों, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसलिए। तो आइडियल साइन थीटा अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको ये जो त्रिभुज लिया है CDP, जो बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, उसको दो भागों में डिवाइड कर लिया है। डिवाइड कैसे किया है, D से हम CP पर एक लंब डाल दिया, DE, तो D लंब डाला तो ये त्रिभुज जो है दो भागों में बढ़ गया, एक त्रिभुज बन गया DCE और एक त्रिभुज बन गया DPE। तो एक त्रिभुज में पहले लगाएंगे, DCE में लगाया साइन थीटा इक्वल टू लंबटे कर्ण लगा करके D की वैल्यू निकाली तो DL साइन थीटा आ गया। ठीक है, फिर दूसरा भाग जो त्रिभुज का है DEP, उसमें हमने सभी साइन d5 लगाया लंबटे कर्ण, और उसको D का मान x d5 लिख सकते हैं ये। उसके बाद यहाँ पर हम फिर यहाँ पर एक एजम्पशंस लेते हैं कि d5 का मान अगर बहुत छोटा है तो साइन d5 की वैल्यू d5 के बराबर ली जा सकती है, इसलिए हम d की वैल्यू x d5 लिख सकते हैं। इतना काम किया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब जरा देखो समीकरण 2 व 3 से दोनों देखो DE की इक्वल थी, तो दोनों DE की इक्वल थी तो दोनों के राइट साइड भी बराबर कर दीजिए। तो लिख सकते हैं DL साइन थीटा इज इक्वल टू x d5, ये लिख सकते हैं। इसको एक क्वेश्चन डाल लीजिए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा समीकरण एक में DL साइन थीटा का मान रखने पर रख दो इसमें। तो समीकरण नंबर 1 क्या था, DB बराबर था म्यू 0 अपान 4 पाई I, और DL साइन थीटा की वैल्यू कितनी है x d5 अपान एक्स स्क्वायर, तो पहले से था तो इससे एक पावर कम हो जाएगी, क्या बचेगा DB बराबर बचेगा म्यू 0 अपान 4 पाई I अपान x d5, ये आ गया। इसको एक क्वेश्चन डाल लेंगे 5 नंबर। यहां तक समझ में आ गया। समीकरण नंबर 1 में केवल DL साइन थीटा की वैल्यू हमने लगाई है, और x कटने के बाद हमारे पास बचता है म्यू 0 अपान 4 पाई I अपान x d5। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद अब फिर जरा चित्र में नजर डालो अपनी। एक हमको चित्र में एक त्रिभुज दिख रहा है। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज DPQ से। इससे हम x की वैल्यू और निकालना चाहते हैं, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें लगा देंगे cos फाई। ये कोण अगर फाई है, ये वाला कोण नहीं ले रहे हैं त्रिभुज में, हम कौन सा कोण ले रहे हैं, ये वाला कोण फाई कोण ले रहे हैं। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये जो संपूर्ण त्रिभुज बना हुआ है, ये लंब तो हमने डाला ही है, ये QP, तो ये संपूर्ण त्रिभुज है। संपूर्ण cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना है QP, आधार QP अपान DP, ये तो आएगा। तो यहां से हम इसके QP कितना है R अपान x, तो यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा R बाई cos थीटा। क्लियर हो गया। ये x की वैल्यू समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। x, तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर
तो रख दो जरा, कितना वैल्यू हो जाएगी, डी बी बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई अपान एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर और कॉस थीटा, कॉस ये कॉस पाई, ये कॉस पाई की वैल्यू है ना, तो कॉस पाई, तो कॉस पाई चला जाएगा ऊपर और डी फाई कितना आ जाएगा, इतना आगे ये डाले समीकरण नंबर 6। ये जो मान हमने निकाला है ये किसके कारण निकला, इतने छोटे से भाग के कारण, और इस छोटे से भाग के कारण तो वैल्यू निकाल ली हमने, और निकालना हमको उस पूरे तार के कारण, तो इस छोटे से भाग के कारण हमने निकाला है चुंबकीय क्षेत्र का मान dB बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपान आर कॉस फाई डी फाई। ठीक है, अब जरा पूरे तार का कारण निकालना है तो इस फाई को जरा बढ़ा करके फाई 1 तक ले जाओ तो इधर वाला एरिया कवर हो जाएगा, अगर इस फाई को नीचे तरफ ले जाओ तो फाई 2 के बराबर, तो इधर वाला एरिया कवर हो जाएगा, तो यानी यहां से यहां तक पूरे तार की लंबाई कवर हो जाएगी। ठीक है, जब पूरे तार की लंबाई कवर हो जाएगी तो हम इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन कर दें, अगर पूरे तार का निकालते हैं तो, और लिमिट लगा देंगे -φ2 से +φ2। ठीक है, तो -φ2 से +φ2 की लिमिट लगाएंगे, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ हम माइनस ले लें, ऊपर तरफ प्लस ले लें पाई को, तो नीचे लिख दीजिए इसमें संपूर्ण चालक तार CD या CD नहीं, संपूर्ण चालक तार क्या है, XY के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका परिमाण निकालना है, मान दिशा तो हम लोग भी निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समाकलन कर दें dB का, और लिमिट कहां से कहां तक रखें, -φ2 से +φ2 +φ1, लिमिट कहां से कहां तक लगानी, -φ2 भाई यहां से यहां तक पूरा एरिया कवर करना है, नीचे गए -φ2, ऊपर गए +φ1, तो -φ2 से +φ1 की लिमिट और dB इसका समाकलन करना है। समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लो, उसके आगे इसका समाकलन किया जाएगा। dB की वैल्यू लगाओ, इसमें B बराबर हो जाएगा समाकलन -φ2 से +φ1 तक की लिमिट है म्यू 0/4 पाई आई अपान आर कॉस फाई डी फाई। ये तो थी वैल्यू dB की, ये वैल्यू यहाँ पर लगा दी। अब जो कांस्टेंट टर्म है समाकलन के बाहर हो जाते हैं, देखिए कांस्टेंट इसमें धारा कांस्टेंट है, जो लंबवत जो दूरी है वो भी कांस्टेंट है, तो ये सब बाहर हो जाएंगे, बाहर कर दो इसको, म्यू 0/4 पाई आई अपान आर, और समाकलन जो करना है वो बचेगा अंदर कॉस फाई डी फाई, तो d = म्यू 0/4 पाई आई अपान आर, समाकलन इसका कॉस फाई क्या होता है, साइन फाई, समाकलन भाई इतना तो आना चाहिए समाकलन में, साइन कॉस फाई का साइन फाई समाकलन होता है, तो -φ2 से +φ2 की लिमिट, पहले उच्च लिमिट रखेंगे, तो म्यू 0/4 पाई आई अपान आर, और यहां पर कॉस साइन φ1 माइनस साइन -φ2, पहले उच्च लिमिट उसके बाद निम्न लिमिट, ये तो रखते हैं, और ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर होता है, तो माइनस ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई अपान आर
और अंदर बचता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये जो फार्मूला है इसको बिल्कुल याद कर लेना है आप कि अगर स्ट्रेट वायर है कोई और उसके समीप कोई वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो उसकी वैल्यू इस वाले फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है ना। अब इसमें इस फार्मूला लगाने के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। वो पॉइंट कौन से हैं? अगर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं डेरिवेशन को तो आप कर सकते हैं इस तरीके से हमने बताया है। अगर न्यूमेरिकल में इसका यूज करना है तो कैसे हम यूज करेंगे? तो जो महत्वपूर्ण बात इसमें देखो ये है न्यूमेरिकल लगाते समय कि जो भाई μ0/4 पाई और आई ये तो सब ठीक है। करंट कितनी प्रवाहित हो रही है ये तो कांस्टेंट टर्म है। आर जो आर है इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तार के लंबवत होना चाहिए। यानी जो बिंदु P से जो दूरी हो तार की वो कैसी हो? लंबवत। तभी ये आर का मान यूज करेंगे। अगर हम ये टेढ़ा करके बिंदु P यहाँ है और इसको टेढ़ा करके दिखा दें आर तो फिर ये आर वैल्यू वो वाली नहीं होगी। यानी आर कौन सी होगी? आर होगी इसमें बिंदु P से तार की लंबवत दूरी होनी चाहिए। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है एकदम। आर क्या है? बिंदु P से तार की लंबवत दूरी। ठीक है ना। ये तो आर हो गया। यानी आर देखिए ये इसको आप नोट कर लीजिए। डेरिवेशन तो हमारा हो गया है। यहाँ से डेरिवेशन अगर आता है एग्जाम में तो यहीं से कहानी खत्म हो जाएगी उसकी। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल लगाते समय जो पॉइंट हमको ध्यान रखने वो क्या ध्यान रखने? अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो यह बात और क्लियर हो जाएगी। नोट इसमें ये करना है कि आर जो है ये क्या है? ये आर क्या होना चाहिए? बिंदु P से तार की लंबवत दूरी ये होनी चाहिए। बिंदु P से लंबवत दूरी होनी चाहिए। एक पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट और ध्यान क्या रखना है? ये जो फाई 1 और फाई 2 है ये लंबवत जो रेखा है उसके दोनों ओर होने चाहिए। ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि फाई 1 व फाई 2 लंबवत रेखा के दोनों ओर के कोण है। ये जरूर ध्यान रखेंगे। फाई 1 फाई 2 लंबवत रेखा के दोनों ओर के कोण है। मतलब इधर वाला यानी इस लंबवत रेखा के क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे एक कोण फाई 1, लंबवत रेखा के दूसरी ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो फाई 2 मिलेगा। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान रखना है। ठीक है। इसको नोट कर लो चाहे दिमाग में बैठा लो। ये कोई एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा। लेकिन आपको न्यूमेरिकल करते समय इस पॉइंट को जरा दिमाग में रखेंगे तभी न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। कि कारण निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है। और एक पॉइंट और हम इसमें लिखवा देते हैं। अच्छा अगर ये कहा जाए चलो उसमें आगे लिखवाते हैं। नोट कर लो उसके आगे लिखवाते हैं। बिंदु P से तार की लंबाई लंबवत दूरी होनी चाहिए r और जो फाई 1 फाई 2 है लंबवत रेखा के दोनों ओर के कोण है। ये ध्यान रखना दोनों ओर का एक उधर वाला कोण ऊपर तरफ एक नीचे तरफ। ठीक है। नोट कर लो। उसके बाद हम एक पॉइंट इसमें और करवाएंगे जिसकी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में। वो हालांकि एक न्यूमेरिकल जैसा ही पॉइंट है। अगर मान लेते हैं ये अगर ये कहा जाए कि पॉइंट जो P है पॉइंट अगर P अगर हम लेते हैं इधर देखो अगला जो पॉइंट हमारा है वो ये है कि अगर कोई चालक तार ये कहा जाए कि चालक तार हमारे पास ये है ऐसा यहाँ अब ये जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई ये भी फाइनाइट लेंथ का वायर है और उसमें कहा जाएगा जरा यहाँ पर बताओ इस जगह बिंदु P है जो इस तार के बिल्कुल सीध में यहाँ कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। इस तार तो हमारा केवल इतना लंबा है AB तार है या AB ना लिख करके BM चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं तो मान लेते हैं C और D। इतना लंबा तार है केवल
और कहा जाए यहां पर बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, या इस तरफ पॉइंट हो सकता है या फिर इस तरफ भी हो सकता है, कहीं पर ऊपर नीचे, लेकिन तार के सीध में होगा, इधर अगल बगल नहीं। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा? तो जरा देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर निकालना है तो बायो-सेवर्ट का नियम अगर लगाए हम, बायो-सेवर्ट का अगर नियम लगाते हैं तो तरीका इसका ये है कि देखो, बायो-सेवर्ट का नियम लगा तो पहले इसको छोटा सा भाग ले लो dl, इस छोटे से भाग के कारण दूरी मान लेते हैं यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी r, ठीक है। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा? तो लिख सकते हैं dB बराबर μ0 अपान 4 पाई I dl अपान, और दूरी भी हम r स्क्वायर, और साइन थीटा कितना होगा ये जरा देखो। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? इस अवयव और बिंदु P को मिलाने रेखा के बीच का कोण। देखिए ये अवयव है और इधर की तरफ ये वाली लाइन भी है, ठीक है ना भाई। यहां से यहां तक की जो लाइन है वो क्या है? वही तो r है, और यहां से जो ये जो अवयव लिया वो भी है, इसका बीच का कोण कितना हो गया? r और dl के बीच का कोण 0 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब है ये dB वैल्यू कितनी हो गई? 0। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा मान 0 हो गया। तो जब छोटे से भाग के कारण 0 है तो पूरे भाग के कारण भी 0 होगा भाई। सब छोटे छोटे भाग सब ले लो, सबको जोड़ो, जब एक भाग का 0 आ रहा तो सब भाग का भी 0 आ जाएगा। तो पूरे तार के कारण भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 आएगा। तो ये पॉइंट को कौन सा याद रखना है कि चालक तार के अनुदिश का मतलब चाहे चालक तार के ऊपर तरफ नीचे तरफ, मतलब उसके सीध में। अनुदिश, चालक तार के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। जैसे ये पॉइंट हमको याद रखना है और उसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, 0 होता है। ये हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अगर नहीं हम कहें कि नहीं हम ये वाला सूत्र लगाएंगे स्ट्रेट वायर वाला, तो वो भी लगा सकते हैं। अब उस तरीके से लगाना चाहो, देखो अगर हम कहें कि नहीं हम स्ट्रेट वायर वाला सूत्र लगाएंगे तो इसके लिए देखो फार्मूला भी हम बनाया है, μ0 अपान 4 पाई I अपान r। और अगर हम इस बिंदु से इस इंड की दूरी, ये यहां से सी तक की, यहां से यहां तक के बीच का कोण कितना है? ये जो ∅1 ∅2 क्या होता है? फार्मूला हमारे पास है ∅1 प्लस ∅2, ये तो है ना, sin ∅1 और sin ∅2, ये वैल्यू है। ∅1 का मान कौन सा होता है? ∅1 का होता है लंबवत रेखा, बिंदु P को एक वाले सिरे से मिला दो, तो बिंदु P को एक सिरे से मिलाया तो कोण कितना बन गया? यहां से यहां तक 0 अंश, ठीक है ना, 0 अंश। तो ये ∅1 का मान भी 0 हो जाएगा और दूसरे सिरे को मिला दो वो भी 0, यानी ∅1 ∅2 0 आएंगे। तब भी साइन 0 और साइन 0 ये तो आएगा ना भाई। अगर हम बिंदु P को इस वाले सिरे से मिलाएंगे तो मिलान रेखा के बीच का कोण कितना बनेगा? 0 अंश। इसको यहां से मिलाएंगे तो भी 0 अंश, तो ∅1 ∅2 0 आएंगे कि नहीं? तो 0 आएंगे, तो साइन 0 0 0 हो गया सब, तो क्या आ जाएगा? तब भी 0 आ गया। तो चाहे हम बायो-सेवर्ट का नियम लगा करके उसका मान निकालें और चाहे स्ट्रेट वायर का फार्मूला लगा करके निकालें, दोनों के कारण तार के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। ये पॉइंट हमको याद रखना है, आंकिक प्रश्न में इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो इस जो स्टेटमेंट है हमारा उसको जरूर याद रखना है कि चालक तार के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। उसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई तार के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि स्ट्रेट वायर के कारण, स्ट्रेट वायर है कोई कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P पर निकाला और कितना निकला था? B बराबर μ0 अपान
4 पाई आई अपान आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये निकाला हम लोगों ने। अगर हम ये कहें कि अनंत लंबाई का कोई चालक तार है तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, उसको भी हमको समझना है। तो अनंत लंबाई के लिए अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। अगर ये चालक तार बहुत लंबा है, मान लेते हैं ये जो लंबाई x या y पर नहीं खत्म हो जाती है, ये बहुत लंबा अगर तार है तो फाई 1 फाई 2 क्या होंगे भाई। लंबा तार अगर बहुत ले लेंगे तो क्या होगा भाई, अगर इतना लिया है तो फाई 1 है, और बढ़ाया हमने इतना ले लिया तो फाई 1 का मान और बड़ा हो गया, और ले लिया और बड़ा हो गया, मान लो अनंत से चले जाएं तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये जो रेखा होगी तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी, हो जाएगी नहीं। इसका मतलब है कि जो फाई 1 का जो मान होगा वो जो कितना हो जाएगा, ये वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। ऐसे इधर वाला जो कोण होगा वो भी 90 डिग्री होगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि ये जो फाई 1 का जो मान है वो भी 90 डिग्री होगा और फाई 2 का मान वो भी 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है भाई। तार को अगर लंबा कर देंगे तो फाई 1 फाई 2 मान बढ़ेंगे, अनंत लंबाई को कर देंगे तो फाई 1 और फाई 2 मान बढ़कर कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। तो ये वैल्यू यहां पर लगा देंगे हम लोग, फाई 1 का मान हो जाएगा 90 डिग्री और फाई 2 का मान भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई आई अपान आर साइन फाई 1 90 और साइन 90, ये भी हो जाएगा साइन 90 का मान 1, 1 जुड़ कर जाएंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई आई अपान आर, ये लिख सकते हैं। ये अनंत लंबाई के कारण किसी धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि अगर कहीं अनंत लंबाई के कारण धारावाही चालक के लिए कोई मान निकालने के लिए कहता है तो हम डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, और नहीं तो स्ट्रेट वायर के लिए जो फार्मूला बनाया हमने उसका सूत्र यूज करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी स्ट्रेट वायर, यानी कोई द्विरेखी चालक तार है उसके समीप कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर फाइनाइट लेंथ के कारण है तो μ0/4 पाई आई अपान आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फार्मूला को याद कर लेंगे। और अगर अनंत लंबाई के कारण है तो ये वाला। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। और अगर कोई बिंदु P अगर किसी चालक तार के सिरों पर है, अनंत लंबाई का कोई चालक तार है तो सिरों पर है तो भी हम निकाल सकते हैं। देखो जैसे मान लो ये कोई चालक तार होगा, कहा जाए कि ये बहुत लंबा है, तार कैसा है, बहुत लंबा है, और उसके एक सिरे पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो एक सिरे के लिए तो फाई 2 का मान क्या हो जाएगा 0, और जो फाई 1 का जो मान आएगा वो तो 90 हो जाएगा। बहुत लंबा है तो 90, अगर लंबा तार है तो इसको लोग 90 ही मानेंगे, तो बहुत दूर मिलेगा जा करके तभी 90, तो फाई 2 का मान फाई 1 का मान 90 हो जाएगा। तो फाई 2 का मान 0 और फाई 2 का मान 9, फाई 2 का मान 0, फाई 1 का मान 90 रख करके इस वाले फार्मूले में, तो इस बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो वो तो जैसा कंडीशन होगी उसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकलेगी, इसको नोट कर लो। उसके बाद फिर हम इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग करेंगे। नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा
एक चित्र बना जिसमें तार है CD, जिसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है कितना होगा, और उसमें चित्र के हिसाब से बिंदु P से इस तार की लंबवत दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर है, और ये जो कोण है, एक कोण नीचे तरफ 60 अंश और ये 30 अंश का, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए बायो-सेवर्ट का नियम तो यूज करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग सीधे स्ट्रेट वायर है ये, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो सोल्यूशन देखो जरा। स्ट्रेट वायर का सूत्र क्या होता है? स्ट्रेट वायर के लिए B बराबर μ0 अपान 4 पाई I अपान R और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई, ये मान। अब देखो ये लंबवत दूरी हो गई, तो R यहाँ कितना है? क्वेश्चन के R कितना है? 2 सेंटीमीटर है। उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 × 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। ये लंबवत दूरी हो गई जो R का काम करता है। दूसरा, ये जो φ1 है, ये ऊपर तरफ जो कोण है उसको φ1 मानते हैं हम लोग। φ1 का मान है भाई, इसके दोनों तरफ φ1 φ2 होते हैं लंबवत रेखा के, तो एक तरफ यानी क्लॉकवाइज चलेंगे तो φ1, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो φ2। φ1 का मान है 30 डिग्री और φ2 का मान है 60 डिग्री। ये बस वैल्यू उठा करके यहाँ रखनी है। और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर की। तो वैल्यू लगाओ जरा, तो B का मान कितना हो जाएगा? μ0 अपान 4 पाई का मान हमको पता है 10 की घात -7 इतना होता है। I का मान है 2, R का मान है 2 × 10 की घात -2 इधर हो जाएगा। साइन φ1 है 30 और प्लस साइन φ2 है 60। वैल्यू लगाते हैं इसमें, ये तो इससे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 10⁻⁹ -9 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बचेंगे यहाँ पर -5। और यहाँ पर क्या बचेगा? साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू √3/2 वैल्यू आएगी। इसको लिख सकते हैं हम लोग। और कुछ बचा इसमें? और कुछ नहीं बचा। इसको सॉल्व किया जा सकता है तो √3 + 1 अपान 2 × 10⁻⁻5 मात्रा लिख दो इसका, टेस्ला। तो टेस्ला मात्रा लिख सकते हैं, या और मात्रा हमने बताए हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, या वेबर पर मीटर इसको लिख सकते हैं, पर गॉस नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। वो सीजस पद्धति का मात्रक है। सीजस पद्धति जो वैल्यू निकालेंगे तब गॉस लिखेंगे। तो इसको नोट कर लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें भी हमको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, और उसमें तार हमारा इस तरीके से है CD। ये तार है इतना लंबा, और उसमें धारा प्रवाहित हो रही I, इसके C सिरे से D दूरी पर, इस तरीके से तिरछा दूरी है ये, D दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें ये दे रखा है कि यहां से यहां तक की जो लंबवत दूरी है, उससे इस C से मिलान रेखा के बीच जो कोण है वो 30 है, और D से मिलान रेखा के बीच का कोण 60 है। यानी 60 जो कोण है वो ये वाला पूरा कोण है, यहां से यहां तक दिख रहा है ना। ये जो D है वो यहां से लेकर के यहां तक का कोण है 60 अंश, और ये जो 30 डिग्री है वो केवल इतना कोण है। तो कह रहा है कि बताओ बिंदु P पर इस तार में I धारा प्रवाहित करने से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखो इसमें अगर सूत्र तो पता है, स्ट्रेट वायर के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो B बराबर μ0 अपान 4 पाई I अपान R साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये सूत्र हम लोग जानते हैं। अब जरा ध्यान दो, इसमें φ1 φ2 φ1 30 φ2 60 वैल्यू रख दो। इसका मतलब इसके हिसाब से देखा जाए कि R की वैल्यू कितनी हो जाएगी D, और φ1 की वैल्यू हो जाएगी 60 और φ2 की वैल्यू हो जाएगी 30। वैल्यू रख करके इसमें सॉल्व कर दो।
तो म्यू 0/4 पाई आई धारा है, दूरी डी, और साइन 60 प्लस साइन 30। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसे आसान तो दिख रहा है हमको, पर ऐसा कर देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने ये सूत्र जब बनाया था तो ये भी बताया था साथ में कि r और φ1 φ2 कौन से कोण होते हैं और कौन सी दूरी होती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, r क्या होता है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले उस बिंदु से तार की लंबवत दूरी। तो लंबो ये क्या, डी लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी तो ये है। इसका विस्तार तो हमने इतना लिया तो उसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पर एक्सटेंड करके यहाँ पर मिल रहा है, तो ये दूरी जो होगी वो r होगी। समझ आ रहा है? तो अगर ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम बता रहे थे बार बार कि r का मान कौन सा लेना है, जो बिंदु P से तार की लंबवत दूरी है। ठीक है ना। φ1 φ2 क्या होते हैं, φ1 φ2 क्या होता है, देखो इस चित्र जो बना था हम लोगों ने, ध्यान समझो जरा। इसमें ये स्ट्रेट वायर था, ये बिंदु P यहाँ था, ये दूरी हमारी थी r, इस तरफ जो कोण ले रहे थे वो हमारा था φ1, और ये जो कोण था इधर तरफ ये था φ। यानी इस लंबवत रेखा के दोनों ओर कोण थे। लंबवत रेखा अगर हम ये बात, ये लंबवत रेखा मान लें तो एक तरफ का कोण ये और दूसरा उसी दिशा में कोण है, तो ये φ1 φ2 काम नहीं करेंगे। φ1 φ2 काम करेंगे कि लंबवत रेखा के एक तरफ हो और दूसरा दूसरी तरफ हो, तब φ1 φ2 मान निकलेगा। ठीक है ना। देखो इसमें φ1 φ2 क्या, φ1 है इस लंबवत रेखा के एंटी क्लॉकवाइज चलने पर मिलता है और क्लॉकवाइज दिशा में चलने पर मिलता है φ1, और एंटी क्लॉकवाइज दिशा चलते हैं तो φ2 मिलता है। अब देखो दोनों को क्लॉकवाइज दिशा में चलने पर ही मिल जाते हैं। इसका मतलब सोचना पड़ेगा कि φ1 φ2 को कौन सी वैल्यू दें। ठीक है ना। तो ये तरीका गलत हो जाएगा, तो इसको बिल्कुल दिमाग से हटा देना है कि जैसे कोण दियो तुरंत हम φ1 φ2 वैल्यू लगा दें, बस आंसर निकाल दें, बस हो जाएगा हमारा। पर ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हमको r क्या लेना है, लंबवत दूरी। तो जरा चित्र में देखो r का मान क्या होगा, r का लगाना तो इस बात जरूर ध्यान दो, जरा नाम का लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जरा देखो त्रिभुज CEP से ये कोण 30 है, ये D है, ये निकालना है। तो इसका मतलब cos 30 लगाना पड़ेगा। cos 30 बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा r और कर्ण है d। तो यहां से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r बराबर हो जाएगा d cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, √3/2। ये वैल्यू होगी r की, ना कि d होगी r की वैल्यू। ठीक है। और φ1 क्या होगा, φ1 तो चलो ठीक है, φ1 तो हम चलिए एक दिशा में चले तो दूसरे वाले छोर की तरफ जाएंगे, तो φ1 तो 60 है, पर φ2 क्या होगा। φ2 को हमने कहा था लंबवत जो रेखा होती है उसके एंटी क्लॉकवाइज चलने से मिलता है। तो जब इधर चलेंगे, नहीं हम इधर चलेंगे, इधर जब चलेंगे 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 नहीं मिला, कहाँ मिल जाएगा हमको, यहां पर मिलेगा। ये वाली जो रेखा है, दूसरे वाले सिरों को मिलाने वाली रेखा है, वो इधर चलने पर मिलेगा। लंबवत रेखा के दाहिनी ओर चलेंगे यानी क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो φ1 मिलता है, और एंटी क्लॉकवाइज चलने से जहां पर मिलती है रेखा वो होती है φ2। तो ये कोण कितना हो जाएगा भाई, इधर से ये कोण पूरा 360, 60 निकल 30 निकल गया, कितना बचेगा, 330 बचेगा। तो इसका मतलब φ2 यहाँ कितना होगा, 330 अंश। ये वैल्यू रखिए यहाँ पर, तब d का मान निकलेगा। इस चीज को ध्यान रख करके इसका सलूशन करेंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और ऐसे इस टाइप के अगर कहीं फिगर दिखेगा, I/r वैल्यू लगाओ जरा, I की वैल्यू तो I है, D की वैल्यू यानी R की वैल्यू कितनी हम लोग निकाल ली है, d√3/2। ठीक है। और sin 60 प्लस sin φ2 है 330। ये ऊपर ले जाओ, वैल्यू चाहे तो इसकी वैल्यू लगा दो जरा, म्यू 0/4 पाई की, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 × 2 ऊपर चला जाएगा, और
√3i/d ये आ जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 330 की वैल्यू कितनी होगी, चलो बताओ भाई। ऐसे निकाल सकते हैं साइन 330 की वैल्यू। कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30। साइन 360 माइनस थीटा इसका बराबर होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है ना। तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, -1/2 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो ये वैल्यू हो जाएगी भाई, इसमें √3 -1/2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3 -1 यहां से आएगा और 10⁻⁻7 आएगा यहां से अपॉन √3 और i/d ये तो बचेंगे। ये वैल्यू इसकी आएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। मात्रक आप लिख सकते हैं इसमें टेस्ला। ठीक है, ये आंसर हो गया, इसको नोट कर लो। और दिशा अगर पूछ ली जाए कि तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान तो निकाल लिया, दिशा, तो दिशा के लिए हम लोग कौन सा नियम लगाते हैं, दाहिने हाथ का हथेली नियम नंबर 1। और वो कैसे लगाया जाता है, अंगूठे को रखना है धारा की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र जिस बिंदु को निकालना है उस बिंदु की ओर ये उंगलियों को रखते हैं। जिस दिशा में उंगलियां मुड़ती हैं उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र दिशा होती है। जैसे यहाँ देखें ऐसे निकालें तो किस तरफ है, अंदर की तरफ। तो अंदर तरफ चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दिखाते हैं हम लोग, क्रॉस। इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, तल के लंबवत अंदर की ओर। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार इसको नोट कर ले, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक इसमें वर्ग है। वर्ग हम लोग लिख लेते हैं ABCD। एक वर्ग है, उसके केंद्र पर, केंद्र कैसे हम निकालते हैं, इसके विकर्णों को मिलाओ, जहां पर काटेंगे वहां पर उसका केंद्र होगा। तो उस केंद्र P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, जबकि तार जो भुजाएं हैं उस पर I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और उस प्रत्येक भुजा की लंबाई है a। तो केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें 4 तार हो गए। तो 4 तार अलग अलग तारों का निकालो चुंबकीय क्षेत्र का मान और फिर सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा। तो दिशा सही जोड़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो पहले मान लेते हैं इस तार की बात कर, AD तार, ये दूरी कितनी होगी। अगर वर्ग है तो देखिए ये सब, ये भुजा भी A, ये भुजा A, ये भी भुजा सब A होंगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि सूत्र हमको पता है। तो सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, P = μ0/4 πI/r sin φ1 + sin φ2 ये होता है। तो इसके कारण अगर निकालना है तो ये दूरी हमको लंबवत दूरी बिंदु P से उस भुजा की पता होनी चाहिए, उस तार की पता होनी चाहिए कितनी है। तो तार कितनी लंबाई हो जाएगी, a/2 भाई, टोटल a है उसकी आधी लंबाई a/2 हो गई। ये कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि इस लंबवत रेखा से दोनों सिरों के बीच का कोण कितना बनता है। तो ये जो कोण होगा कितना होगा ये बताओ भाई। ये 90 डिग्री है, ये 45 होगा और तो ये भी 45 हो जाएगा। ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 45 अंश है, ये 90 डिग्री होता है। बस समझ में आ रहा है। तो ये इसका मतलब है, इसके हिसाब से देखा जाए तो R का मान कितना होगा, a/2 और φ1 का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री और φ2 का मान कितना होगा 45 डिग्री। ये वैल्यू यहाँ पर लगा दो, तो वैल्यू हो जाएगी B = μ0/4 π I/r a/2 sin 45 प्लस sin 45। ये ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं, इसको वैल्यू लगाना चाहो तो वैल्यू लगा दो, 10⁻⁷ × 2 I/a sin 45 का मान 1/√2 sin 45 का मान 1/√2। तो ये हो जाएगा
रूट टू से तो कट जाएगा, रूट 2 बचा ऊपर, तो 2√2 बचेगा यहाँ से भाई, यहाँ से केवल √2 बचा, तो √2 और 2 ये वाला आ गया, 10⁻⁷i/8 ये बी की वैल्यू निकाली, ये बी की वैल्यू निकल आई है। आप ये समझो कि ये किसके कारण निकली, एडी तार के कारण निकली है। तो इसके कारण मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B1, इसके कारण B2, इसके कारण B3, इसके कारण B4, ये तो होगा। तो ये समझ लीजिए कि ये वैल्यू जो निकाली है वो एक तार का निकाल ली, ऐसे ही बाकी तारों का निकाल सकते हैं। अब दिशा जरा ध्यान दो, करंट कैसे बह रहे हैं इसमें, नीचे की तरफ, तो ये हमको ये रखना पड़ेगा ऐसे, ये रखना है हमको धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में रखने के लिए देखिए, और ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा में रखना है, तो ऐसे रखने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है बिंदु P पर, तो ये उंगलियां बिंदु P की ओर होनी चाहिए। तो इसको कैसे रखा जाए, इसको तो आप ऐसे, ये तो रखना इसी दिशा में, लेकिन उंगली आपको ऐसे करना पड़ेगा हाथ को, यानी चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, बाहर की तरफ। ऐसे यहाँ पर लागू करेंगे तो बाहर की तरफ, यहाँ भी बाहर की तरफ, यहाँ भी बाहर की तरफ, यानी तीनों या चारों तारों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर तरफ होगा, यानी एक ही दिशा में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब एक तार का इतना हो गया तो बाकी तारों का क्या होगा, तो कह सकते हैं कि दिशा क्या होगी इसकी, B1 की, यानी यहां पर तो लिख दीजिए चाहे AD तार के कारण बिंदु, AD तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र D1 कर लो, तो D1 की वैल्यू निकाल ली। दिशा क्या होगी इसकी, जो दिशा होगी वो हो जाएगी तल के लंबवत बाहर की ओर, इसी प्रकार से अन्य तारों का निकालेंगे, वो भी सबकी लेके बाहर की तरफ आएगी। ठीक है ना, और मान भी उसका उतना ही आएगा भाई। यहाँ से इसके का निकालेंगे तो इसको यहाँ खींचेंगे, ऐसे यहाँ से लंब गिराएंगे। ठीक है, तो ये a/2 ये दूरी हो जाएगी, ये भी 45, ये भी 45, तो ऐसे करके ये सारे हम भुजाओं का निकाल सकते हैं। तो सबके कारण दिशा बाहर तरफ आएगी, तो दिशा तल के लंबवत बाहर तरफ होगी। तो इसी प्रकार या इसलिए या इसको थोड़ी सी भाषा हम लोग लिखें, चारों तारों के कारण निकालना है तो इसी प्रकार लिख दिया, इसी प्रकार अन्य भुजाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर इसी प्रकार अन्य भुजाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। और सबकी दिशा एक ही तरफ होगी तो कुल मान कितना हो जाएगा, तो पूरे वर्ग के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना हो जाएगा भाई, एक के कारण निकाल लिया हमने, और इसी के ऐसे ही सबके कारण होगा, और सब के कारण दिशा भी सेम होगी, तो इसी को 4 टाइम्स कर दो, जोड़ेंगे तो सबको B1 B2 B3 B4 करो, या
एक को 4 गुना कर दो तो बात एक ही है, तो कितना मान p का हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 इंटू 2 इंटू रूट 2 इंटू 10⁻⁷ I अपान a, या इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8 रूट 2 इंटू 10⁻⁷ I अपान a, इतने टेस्ला इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। और एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं इसमें, उसको आपको स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4, सो नोट कर लो पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन लिख देंगे, इसको आप लोग करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे आप कितने लोग कर पाते हैं। तो इसमें वर्ग की जगह हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज करते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चित्र भी बना देते हैं हम, इसका सलूशन आप लोग स्वयं करके देखेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से किया जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें प्रत्येक की भुजा A है और धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं धारा की डायरेक्शन नहीं, क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है I। तो इसके केंद्र पर बताना है P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज के केंद्र P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। प्रवाहित होने वाली धारा I है और प्रत्येक जो भुजा है वो A है, यानी ये जो दूरी है वो A की है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज है तो बाकी जो तीनों भुजा बराबर हो जाएंगे, तो इसके कारण P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसको बिल्कुल आप स्वयं करके देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं हमको, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।